दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश एक प्रयोगशाला है जिसका चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल नहीं है। इस प्रयोगशाला के चेहरे हैं योगी आदित्यनाथ। हालांकि एक प्रयोगशाला गुजरात में भी रही। 2002 के बाद उस प्रयोगशाला का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वही रहे। और वो प्रयोगशाला जब दिल्ली तक पहुंची तो उसके बाद जो राजनीतिक कमाल बीजेपी ने किया, जो अपना विस्तार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, यह अलग मसला है कि वैचारिक तौर पर संघ दिल्ली की सत्ता के सामने दबती चली गई। और इसी प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश संघ की एक नई प्रयोगशाला के तौर पर खड़ी हो गई। और उसके चेहरे योगी आदित्यनाथ इसलिए हुए क्योंकि भगवा वस्त्र धारण किए हुए और 14 के चुनाव में जब अयोध्या को बीजेपी का मैनिफेस्टो भी भूल गया था, उस वक्त भी लकीरें कोई खींच रहा था तो वो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ खींच रहे थे। और वहां जब जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े स्वयंसेवक पहुंचते, उसमें सर संघ चालक मोहन भागवत भी और उससे पहले सुदर्शन भी, वो देखकर खुश हो जाते थे कि अयोध्या को लेकर कोई राजनीतिक सोच अगर किसी के पास है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं बल्कि हिंदू महासभा से निकले योगी आदित्यनाथ के पास है। इसीलिए 2017 का राजनीतिक प्रयोग जो दिल्ली में मोदी और शाह करना चाहते थे, वह उत्तर प्रदेश में संभव हो नहीं पाया और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन आज इस अतीत को दोहराने की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल दिल्ली अब उस मुहाने पर आकर खड़ी हो चली है जहां पर उसका मैसेज बहुत साफ है। विचारधारा नहीं, सत्ता मायने रखती है। और सत्ता पाने के लिए विचारधारा नहीं बल्कि तंत्र मंत्र यानी गवर्नेंस, और उस गवर्नेंस के मातहत इंस्टीट्यूशन बड़े मायने रखते हैं, जिसका बड़ा प्रयोग इस देश में चुनाव आयोग के जरिए हो चुका है। और चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए उत्तर प्रदेश में जितने वोट काटे, जितने वोट जोड़े, अगर इस प्लस माइनस को एक साथ कर दें तो भी 2 करोड़ 4 लाख वोट उत्तर प्रदेश में कट चुके हैं। और अगले बरस उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। तो क्या यह मैसेज सही रहेगा कि बीजेपी चुनाव जीत जाए और मैसेज जाए कि योगी आदित्यनाथ या हिंदू विचारधारा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जीत वह उत्तर प्रदेश की जीत के साथ जुड़ गई? तो फिर दिल्ली के हाथ में क्या लाभ पहुंचेगा? और दिल्ली का मतलब मोदी और शाह है, जो पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो या महाराष्ट्र हो, मैसेज दे चुके हैं कि दरअसल इन्हीं की जोड़ी राजनीतिक तौर पर इतनी सक्षम है कि संघ और स्वयंसेवक कोई मायने रखता नहीं है। और जिस प्रयोगशाला को वैचारिक या विचारधारा के आश्रय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा करना चाहता है, वह भी कोई मायने नहीं रखेगा। उसके जरिए वोट तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और यह बात तो 2009 में जब लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे तब भी पता चल गया। और जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी महागठबंधन की सरकार चला रहे थे और अपने बूते बहुमत पा ही नहीं पा रहे थे, तब भी पता चल गया। लेकिन 2014 में अयोध्या का जिक्र बीजेपी के मैनिफेस्टो में सिर्फ एक लाइन में लिखा गया था। मुरली मनोहर जोशी ने उस मैनिफेस्टो को तैयार किया था और यह मैसेज दिया गया था कि आप अयोध्या का जिक्र सिर्फ एक लाइन में करेंगे कि बीजेपी वहां पर राम मंदिर निर्माण करेगी, बस इतना ही। अब सवाल होता है, जब आप पन्नों को पलटना शुरू करेंगे तो एक झटके में बीजेपी के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लड़ाई 1984 में जब धर्म संसद हुई तो उस समय बहुत सारे स्वयंसेवकों को, प्रचारकों को भेजा गया विश्व हिंदू परिषद में। उसमें भेजे जाने वालों में एक नाम चंपत राय बंसल का भी था। वही चंपत राय बंसल जो आज की तारीख में दुनिया के सामने चंपत राय के नाम से जाने जाते हैं।
और उनकी पहचान इस वक्त बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर नहीं है, उसमें वो आरोपी ठहराए गए थे, लेकिन इस वक्त की पहचान उस ट्रस्ट के साथ जुड़ी है जिस ट्रस्ट के ऊपर पहली बार हिंदुत्व के आश्रय, अयोध्या के राम मंदिर के आश्रय, भरोसे के आश्रय और शायद उस परसेप्शन को लेकर एक बड़ा धब्बा लग चुका है कि दरअसल दान पत्र में से भी पैसे की चोरी हो सकती है क्या, और उस कतार में पूरा ट्रस्ट कटघरे में है। यहीं से दूसरा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है, क्या इसकी आंच और यह दांव उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर है? और उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान में योगी आदित्यनाथ के सामने जब तक अखिलेश यादव खड़े हैं, योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं, देखिए सामने वाला शख्स मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ जुड़ा है, देखिए सामने वाले शख्स ने तो कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। यानी उस शख्स का मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी और उस विरासत को संभाले हुए मुलायम सिंह यादव। लेकिन एक क्षण के लिए जरा सोचिए कि अगर अयोध्या के दांव में जो परसेप्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बनाया और जिस हिंदुत्व को लेकर वह इस उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला से आगे निकला कि 27 के चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी का जो बड़ा कैडर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बड़ी कतार स्वयंसेवकों की है, ये सभी तो चाहते हैं कि दिल्ली की सत्ता पर योगी आदित्यनाथ बैठ जाएं। अब सवाल है कि दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ गुजरात से ही आए हुए अमित शाह की मौजूदगी क्या यूं ही खारिज हो जाएगी, या फिर यह एक ऐसा दांव है जिस दांव के आश्रय उस सोच और उस विचारधारा को अब खारिज करने की जरूरत दिल्ली ने महसूस शुरू कर दी कि अगर एसआईआर हो गया, 2 करोड़ वोट कट गए। और अगर ध्यान दीजिए तो 2022 के चुनाव में हमारी टीम ने जो जानकारी निकाली उसके मुताबिक पहली बार बहुत ज्यादा वोट, तकरीबन 32% वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे और उसके ठीक समानांतर 41% वोट बीजेपी को मिले थे। बीजेपी 255 सीटों पर जीती थी, 111 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी। जहां जहां जिस जिस जिले में या कहें जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने वोट कटे हैं, उन वोटों के कटने का मतलब बहुत साफ है, समाजवादी पार्टी का चुनाव जीतना आंकड़ों के लिहाज से एसआईआर के दायरे में बहुत ही नामुमकिन सी परिस्थितियां हैं। लेकिन फिर वही सवाल, यहां दांव अखिलेश को लेकर नहीं है, यहां दांव योगी आदित्यनाथ को लेकर है। और योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला में संघ जिस हिंदुत्व और भगवादारी की सोच लिए दिल्ली की तरफ और भविष्य के बीजेपी को देख रहा है, क्या उसको खारिज करने का वक्त आ गया? और उसको खारिज कोई कैसे कर सकता है बिना इसके कि जो नैरेटिव, जो परसेप्शन हिंदुत्व को लेकर और अयोध्या के आंदोलन के जरिए जो उत्तर प्रदेश में बना, यह अलग मसला है कि अयोध्या की सीट भी पिछली बार बीजेपी लोकसभा में हार गई, समाजवादी पार्टी जीत गई, लेकिन फिर भी वो परसेप्शन 2029 में तो चलेगा, क्योंकि जब जब सवाल हिंदू और मुसलमान का होगा तब तब योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला पूरे देश पर राज करेगी। और इसीलिए तमाम राज्यों में योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। लेकिन यहां एक दूसरा ट्विस्ट आता है। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद वह खुले तौर पर इसका ऐलान करते हैं कि हमने एक एसआईटी बनाई है। कौन सी एसआईटी? जिसने अयोध्या के भीतर दान पत्र से लूट की। वो लूट 200 करोड़ की हो या 2000 करोड़ की हो, इस देश के भीतर जो लूट हो रही है उसके सामने यह संख्या बहुत छोटी सी है। लेकिन सवाल तो विचारधारा और उस परसेप्शन का है, जिस पर अगर दाग लग गया तो एक झटके में चीजें धूमिल हो जाएगी। और योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र चाहे पहने रहे, लेकिन राजनीतिक आंच उन पर बड़ी होगी, क्योंकि यह खेल दिल्ली का है क्या?
विनय कटियार पहुंचे थे अयोध्या के मंदिर में, शिकायत की थी, उसके बाद उन्होंने पीएमओ में। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने शिकायत की दिल्ली में, क्योंकि जो ट्रस्ट बना है, इससे पहले ध्यान दीजिए, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट जो होता है वो राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट जो है ये केंद्र को रिपोर्ट करता है। इसके चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा हैं, जो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और उनको स्पेशली जो मंदिर निर्माण हो रहा था उसका कामकाज संभालने के लिए बतौर सीईओ के तौर पर भेजा गया। 3 कैरेक्टर सामने आपके आके खड़े हो गए। पहला, योगी आदित्यनाथ, राज्य के मुख्यमंत्री, जो पहचान है अयोध्या आंदोलन, अयोध्या मंदिर और उत्तर प्रदेश के भीतर हिंदुत्व और भगवा राष्ट्र के तौर को लेकर। पीछे खड़ा है राष्ट्र स्वयंसेवक संघ। दूसरा चेहरा है दिल्ली का, दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे निपेंद्र मिश्रा, अयोध्या देखते हैं। तीसरा चेहरा है अखिलेश यादव का, जो कह रहे हैं कि देखिए गड़बड़ियां हो रही है। अब यहां पर दिल्ली का दांव जरा समझने की कोशिश कीजिए। अयोध्या के मंदिर निर्माण को लेकर हमारी टीम बतला रही थी, जिस समय शुरू में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था और इंजीनियर वहां पर दीनानाथ वर्मा थे, वह शुरुआती दौर में वहां पर लकड़ी का ठेका हो, स्टील का जिक्र हो, पत्थर का जिक्र हो, सब में घोटाले हो रहे थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। कहा जाता था ये लोग ऐसे ही हैं, छोड़िए, काम करते चले जाइए। और यह परिस्थिति होते होते धीरे धीरे सीसीटीवी तक चली गई। सीसीटीवी जो जिन चीजों को कैद करना था वो सीसीटीवी से फुटेज उड़ा दिया गया। यह एक पूरी प्रोसेस और पूरा नेक्सस कैसे काम करता है, उस समय से लेकर अभी तक जब एसआईटी का गठन हो गया, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एफआईआर दर्ज होती तो पुलिस की भागीदारी शुरू होती, स्टेट सक्रिय होता। एसआईटी भी हड़बड़ाहट में राज्य के मुख्यमंत्री ने बना दी, क्योंकि इससे पहले केंद्र सक्रिय हो, यह मामला सीबीआई तक के पास चले जाए, क्योंकि मांग सीबीआई की ही हो रही थी। तो फिर एसआईटी बनाई गई, और एसआईटी की रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक किसी को कोई बयान देना नहीं चाहिए। जिसके खिलाफ जांच हो रही है वह भी पद पर बना रहेगा, यानी चंपत राय बंसल पद पर बने रहेंगे। यानी एसआईटी की रिपोर्ट आएगी तो कोई भी राम भक्त, अयोध्या मंदिर का भक्त इस दौर में कोई बयान नहीं दे। लेकिन जिस वक्त इस बात का जिक्र राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, उस समय इस देश के राष्ट्रीय न्यूज चैनलों में घूम घूम कर सिर्फ एक ही शख्स इंटरव्यू दे रहा है और खुले तौर पर कह रहा है बहुत व्यापक गड़बड़ी हुई है। अब तो पूरे प्रशासन को उलटफेर कर देना चाहिए। वहां पर जो लोग देखते समझते हैं उनको हटा दीजिए, बदल दीजिए। और ना जाने क्या क्या। यह शख्स है निपेंद्र मिश्रा, जो दिल्ली के नुमाइंदे अयोध्या में मौजूद हैं। आरएसएस के नुमाइंदे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव देख रहे हैं आने वाले वक्त में दरअसल यह पूरा परसेप्शन कैसे खारिज हो जाए। अब यहां पर 2 सवाल और खड़े होंगे। ये 2 सवाल और ज्यादा बड़े हैं, लेकिन उससे पहले हमें लगता है योगी आदित्यनाथ जब आज पहुंचकर कह रहे थे कि जब तक एसआईटी की रिपोर्ट ना आए कोई बयान ना दे, ठीक उसी समय नोएडा के बड़े एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू निपेंद्र मिश्रा दे रहे थे। लेकिन जरा योगी आदित्यनाथ की बात आप पहले सुन लीजिए। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए।
अब जिस समय योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र कर रहे हैं, उस समय नृपेंद्र मिश्रा को इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह दिल्ली का परसेप्शन रख रहे हैं और अपने परसेप्शन को राजनीतिक तौर पर रखते हुए अयोध्या के उस पूरे ट्रस्ट को खारिज कर रहे हैं जिस ट्रस्ट के संबंध और संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ है। भैया जी जोशी, कृष्ण गोपाल दोनों दूसरे कैडर के नेता हैं, यानी पहले कैडर पर अगर मोहन भागवत सर संघ चालक को आप रखते हैं तो उसके बाद की कतार में इन दोनों नेताओं की पहचान है। ये दोनों मामले को किसी तरीके से उलझाने के लिए, रफा दफा करने के लिए, दबाने के लिए, हिंदुत्व और अयोध्या के साथ अपनी संस्कृति का जुड़ाव जोड़ते हुए जिस परिकल्पना और विचारधारा के साथ संघ सोचता है उसको बरकरार रखने के लिए दोनों की रवानगी उत्तर प्रदेश के भीतर हो चुकी है। चंपत राय कहीं नजर आपको न, चंपत राय बंसल आपको कहीं नजर नहीं आएंगे इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में। ये लीपापोती है, दबाना है, परिस्थितियां कैसी है, इसको आपको राजनीतिक घटनाक्रमों से जोड़ना होगा, क्योंकि 2022 के चुनाव तक तो खुले तौर पर 80-20 का खेल हो रहा था। 80-20, 80% हिंदू, 20% मुसलमान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही चीज साधी गई, और जब यही चीज साधी जा रही थी तो मैसेज बहुत साफ था कि दरअसल 80% एकजुट हो जाएं तो बीजेपी की जीत को कोई रोक नहीं सकता है, तो जीत रुकी नहीं। यह अलग मसला है 2000 उससे पहले 17 के चुनाव की तुलना में कम सीट आई, लेकिन फिर भी सत्ता में तो आ गए। अब लेकिन सवाल है 20% का जिक्र तो कोई करता ही नहीं है, क्योंकि जिस 20% का जिक्र होता वह तो बंगाल के भीतर चकनाचूर हो गया। जिन मुसलमानों ने टीएमसी के एमएलएस को जिताया वही एमएलएस पार्टी तोड़कर निकल गए और मुस्लिम वोट के साथ खड़े होते हुए बीजेपी के साथ खड़े नजर आने लगे। यानी अब मुसलमान भी सोचे वह किसे वोट दे किसे नहीं दे, जिसे दे वो लड़ेगा नहीं बीजेपी से, बीजेपी को मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है। और यह पूरी प्रक्रिया एक सोशल इंजीनियरिंग और रिलीजियस एस्पेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश की सियासत में घुमड़ती है, और यहां पर एंट्री होती है अखिलेश यादव की। सबसे पहले 7 तारीख को पवन पांडे ने ही 5 से 7.5 करोड़ के इस घपले घोटाले का जिक्र किया था, उसके बाद अखिलेश यादव ने किया। फिर 9 जून को बीजेपी के नेता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, सीबीआई जांच की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत रिपोर्ट मांगी मंदिर के ट्रस्ट से। 5 लोग निशाने पर आ गए, लवकुश थे, अवनीश थे, अनुकल्प थे, करुणा थे, रमाशंकर यादव थे। किसी के घर से पैसा मिला, कहीं सोना मिला, कहीं गोबर में छुपाकर नोट भी मिले, सब कुछ हो रहा है। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। एसआईटी तुरंत बना दी गई और एसआईटी की रिपोर्ट आने तक सब खामोश हैं। जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसी समय इंटरव्यू नृपेंद्र मिश्रा दे रहे हैं और बता रहे हैं देखिए इतनी व्यापक गड़बड़ी है। इसके मतलब क्या हुए? तो पहला मतलब बहुत साफ है। अब आपको लग रहा होगा इसका लाभ अखिलेश यादव को मिल जाएगा। दिल्ली की बिसात बड़ी मारक होती है। सामान्य तौर पर बाहर जो रहता है वो मानकर चलता है कि अगर कभी लड़ते हुए भी नजर आए योगी आदित्यनाथ और अमित शाह तो मानकर चलिए दोनों एक ही हैं, दोनों जानते हैं कहां जीतना है, कहां क्या मिलकर काम करना है। लेकिन अगला सवाल यह है कि अगर एक दूसरे को शह मात का खेल शुरू हो गया तो लाभ किसे होगा? तो क्या निशाने पर अखिलेश यादव भी आ चुके हैं? यानी इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बिसात पर योगी आदित्यनाथ की जरूरत अखिलेश यादव का रहना है। अखिलेश यादव की जरूरत दिल्ली के साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ को मात देनी है, और दिल्ली की बिसात पर योगी आदित्यनाथ अगर खत्म होते हैं तो लाभ अखिलेश के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीत हार का फार्मूला तो हमने एसआईआर के जरिए तय कर लिया है। तो उस पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने का जिक्र जो राजभर कर रहे थे यूं ही कर रहे थे। राजभर तो एक कदम और आगे बढ़कर उस कैलकुलेशन को बता रहे हैं कि करप्शन के दायरे के भीतर, कटघरे के भीतर, अगर एक तरफ चंपत राय, आरएसएस, हिंदुत्व, ये तमाम सोच और उसमें योगी आदित्यनाथ का हड़बड़ाहट के साथ एसआईटी बना देना, कोई एफआईआर दर्ज ना होना, तो दूसरी तरफ सुनिए राजभर की एक दूसरी बात। वो सही बोल रहे हैं। देखिए, इधर सरकार घोटालों की जांच कस के शुरू की है। उस घोटाले की जांच जब जब तेज होती है
तब तब सपा घबराती है। सीबीआई ने गोमती खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति और अखिलेश यादव जी का नाम है। गायत्री प्रजापति जेल में है, अखिलेश जी बाहर हैं। पहला सवाल। राम गोपाल जी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले, उनका बेटा गोमती रिवर फ्रंट में है। शिवपाल जी हैं, उनके बेटे हैं घोटाले में। तो ये लोग मोदी जी और योगी जी के कृपा से ही लोग जेल से बाहर हैं। तो जब इधर चाबुक चला है तब ये चिट्ठी लेके राम गोपाल जी पहुंचे हैं अमित शाह जी के यहाँ कि भैया हम लोगों को बचाए रखो, ये चिट्ठी में नाम है, ये लोग जाने को तैयार हैं, इनको बुला लेना। इससे पहले इन्होंने ही कहा था कि समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। कमोवेश इसी तरह का जिक्र निषाद ने भी किया। वह भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्लेयर तो हैं ही जो बीजेपी के साथ खड़े हैं। यह मैसेज कन्वे क्यों किया जा रहा है? क्या अब दिल्ली को लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश को ना सिर्फ जीतना बल्कि जिस बिसात को राष्ट्रीय तौर पर वह 2024 के चुनाव के बाद से कोई भी चुनाव ना हारने का बीड़ा उठा चुकी है और साम दाम दंड भेद हर दिशा में वो बढ़ रही है, तो उसके दायरे में अगर हरियाणा और महाराष्ट्र आता है, दिल्ली और बिहार आता है और बंगाल आता है, तो यूपी भी आ जाएगा। क्या दिक्कत है? और तमाम छत्रपों की पूरी कतार अगर इस देश में ढह रही है तो उसमें अखिलेश यादव भी क्यों बचे? उनको भी धराशायी किया जाए, यानी उन्हीं को एक तरफ बताया जाए कि आप अयोध्या और राम मंदिर को लेकर बातों को बड़ा कीजिए, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी को कमजोर करने के लिए और उनके साथ खड़े सांसद विधायकों को कैसे तोड़ना, इस दिशा में काम भी शुरू हो जाए। तो ना योगी आदित्यनाथ बचे, ना अखिलेश यादव बचे, और उत्तर प्रदेश की सियासत को रौंदते हुए अपने अनुकूल करते हुए 2029 में अगर परिसीमन के साथ कदम रखें तो उसके बाद कितनी बड़ी जीत होगी, आप नंबर लिखते रह जाएंगे। वो 400 पार नहीं, वो कुछ भी पार होगा। इस स्थिति में क्या चीजें खड़ी हो रही हैं? क्योंकि इस परसेप्शन की लड़ाई में हर कोई तो इसके दायरे में आया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बंसल हों, आमंत्रित सदस्य गोपाल राय हों, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, तमाम नाम गिनते चले जाइए। पहले यह अलग अलग अखाड़ों के जरिए नापा जाता था। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तब भी अखाड़ों का जिक्र था, लेकिन एक झटके में ट्रस्ट बनना, तो उस प्रयोगशाला की उम्र पूरी हो गई। और संघ अब कोई मुगालता ना पाले। संघ मुगालता इसलिए ना पाले क्योंकि कर्नाटक में संघ से कहा गया, जनाब आप अपना रजिस्ट्रेशन तो बताइए। और सर संघ चालक कहते हैं कैसा रजिस्ट्रेशन, हम तो 100 बरस से हैं, लोग आते हैं हम बतलाते हैं। दक्षिणा एक ही वक्त तो लिया जाता है जिसको गुरु दक्षिणा कहते हैं, इसके अलावे तो कुछ भी नहीं है। तो आज तक किसी ने नहीं कहा, तो आप क्यों कह रहे हैं? लेकिन नियम कायदे कानून और कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा तो मुश्किल हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए। अब सवाल है, संघ के अस्तित्व पर वहां चोट, संघ की प्रयोगशाला पर यहां चोट, यानी एक बिल्कुल प्रोफेशनल एस्पेक्ट में इस देश के गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशन के आश्रय क्या हर खेल के पीछे दिल्ली है? और दिल्ली के बगैर कोई राज्य इस तरीके से मूव नहीं कर सकता है। और दिल्ली ने भी, जिसका जिक्र कर्नाटक के गृह मंत्री ने रजिस्ट्रेशन का जिक्र करते हुए कहा, दिल्ली ने खामोशी क्यों बरत ली? ना अमित शाह कुछ बोले, ना प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलेंगे। उसको भी सुन लीजिए। And we are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics, and all these things, gimmicks are being tried. We will do that. We are used to it. So it doesn't need any restrictions. Hindu Dharma is not registered. Many things are not registered. Those who want to have funds from the government, they require registration. That has to be there. I am very clear. I have raised some legal issues. I have asked some constitutional questions. Let Mr. Mohan Bhagwat answer. Let the RSS answer. Why should I answer?
They are the ones, right, who are not registered. वो क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे करके मैं कैसे बता सकता हूँ? वाकई आरएसएस की घेराबंदी हो रही है। आरएसएस के परसेप्शन को खत्म किया जा रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है, बिल्कुल नहीं। उसकी सत्ता में मौजूदगी ठसक के साथ है और इस वक्त बीजेपी के राजनीतिक प्रयोगशाला में संघ की प्रयोगशाला कोई मायने नहीं रखती है। संघ का चेहरा, संघ का मुखौटा कोई मायने नहीं रखता है। ये तौर तरीके इसलिए निराले हैं क्योंकि हो सकता है आने वाले वक्त में एक ट्रांसफर ऑफ पावर बीजेपी के भीतर भी आपको दिल्ली के स्तर तक नजर भी आए, तो संघ ये ना सोचे उस ट्रांसफर ऑफ पावर में, बदलते हुए चेहरों में उसकी मौजूदगी कहीं होगी। बिल्कुल नहीं। यह एक बिल्कुल नई सोच के साथ है। इसमें हर वो विधायक और सांसद फिट बैठेगा जो चुनाव जीत चुका है, जो चुनाव जीत सकता है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, वो कांग्रेस का हो सकता है, वो टीएमसी का हो सकता है, वो आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का तो था ही, अब वो समाजवादी पार्टी का भी हो सकता है, वो आम आदमी पार्टी का भी हो सकता है, वह शिवसेना का भी हो सकता है, वो एनसीपी का भी हो सकता है, वो डीएमके का भी हो सकता है। यह एक जीत का ऐसा कॉकटेल है जिसके बाद हरा पाना मुश्किल है। लेकिन लौटिए उत्तर प्रदेश और सोचना शुरू कीजिए। असल प्रयोग तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त अयोध्या में दानपत्र से हो रही लूट को लेकर है। रकम बड़ी हो ना हो, लेकिन परसेप्शन बहुत बड़ा है और हर किसी की चूल्हे हिली हुई है, क्योंकि 80-20 की लड़ाई होते होते अब सिर्फ 80 के बीच की लड़ाई आकर ठिक गई है। स्वयंसेवक से टकरा रहा है, महंत से टकरा रहा है, ट्रस्ट के भीतर की लड़ाई ट्रस्ट के भीतर से उभर रही है, बीजेपी के भीतर की आवाज बीजेपी को लेकर आ रही है, मुख्यमंत्री और दिल्ली के भीतर जो ठनी हुई चीजें, परिस्थिति राजनीतिक जीत दिलाने के लिए उसमें सेहरा किसके माथे पर बंधे, लड़ाई इसको लेकर भी है। और शायद इसीलिए आज जब अयोध्या में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे तो खुले तौर पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चला दी वो आज चिंता कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कार सेवकों पर गोली किसने चलाई थी? आप कहेंगे समाजवादी पार्टी। संदेश समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव को लेकर नहीं है, यह संदेश है निपेंद्र मिश्रा को लेकर, क्योंकि जिस समय कार सेवकों पर गोली चली थी उस समय निपेंद्र मिश्रा मुलायम सिंह यादव के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे और बिना सेक्रेटरी के सुझाव के जो गवर्नेंस चलाने में लगभग पूरे तरीके से भागीदारी भी होती है और निर्णय लेने में सक्षम भी होता है, वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। यह अलग बात है बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी के हो गए, लेकिन उस वक्त उनके थे और आज उन्हें चिंता हो रही है। शिफ्ट थोड़ा सा आपको करना होगा। यह अखिलेश निशाने पर नहीं है, समाजवादी पार्टी निशाने पर नहीं है, यह निशाने पर दिल्ली के नुमाइंदे जो अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए भेजे गए, निपेंद्र मिश्रा जो उनके कहने और रोकने के बावजूद इंटरव्यू हर जगह दे रहे हैं, निशाने पर वो हैं। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। अब योगी आदित्यनाथ कहें जो भी, लेकिन दिल्ली तो इसे बाखूबी समझ रही है। और जब आप शतरंज खेलते हैं या चौसर बिछती है तो आपको पता होता है कि सामने वाले की चाल अब कौन सी होगी। दिल्ली बाखूबी जानती है इस बिसात पर हर कोई एक मोहरा है और मोहरे से हटकर अगर वो खुद को राजा या वजीर मान रहा है तो ये उसकी भूल है। लेकिन सवाल है कि ये बताए रखना भी हर प्यादे का काम होता है कि वह प्यादा नहीं वजीर है। लेकिन 3 सवाल जो सबसे बड़े हैं, भूल मत जाइएगा। पहला सवाल दिल्ली की सत्ता के करीब और संघ की विचारधारा के आश्रय चलने के बीच के टकराव का है, उसका ये एक शुरुआत है। दूसरी परिस्थिति, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अयोध्या मायने रखेगा
क्योंकि इस दौर में जो चढ़ावा आ रहा था वह भी तकरीबन 80% कम हो गया। लोग कम हो गए, पैसा चढ़ाने वालों की संख्या कम हो गई, जितनी बड़ी तादाद में चढ़ावा चढ़ाया जाता था उसमें कमी आ गई। और 80% कम हो जाना बड़ी बात है, 1 महीने के भीतर या 15 दिन के भीतर यह सब कुछ हुआ है। तो यह उस विचारधारा पर चोट जिसमें उत्तर प्रदेश को प्रयोगशाला बनाने की दिशा में संघ बढ़ रहा था और उसके चेहरा योगी आदित्यनाथ था, अब वो डगमगा जाएगा। और तीसरा सवाल, जो लड़ रहे थे आपस में अब उन्हीं को एक दूसरे की जरूरत पड़ चुकी है, और उसमें एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ खारिज हो रहे हैं तो फिर मानकर चलिए अखिलेश यादव भी अपने बूते उस ताकत के साथ खड़े हुए आपको नजर नहीं आएंगे जिस ताकत के साथ इस वक्त योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। तो क्या दिल्ली की इस बिसात पर अयोध्या लूट जो है और जो लड़ाई संघ के भीतर से निकलती हुई बीजेपी को कहीं ना कहीं अभी तक ना भरोसा और आश्वासन दे पा रही है, और ना दिल्ली अपने राजनीतिक मिजाज को जीने के लिए संघ की जरूरत लंबे वक्त तक चाहता है, ये सब कुछ एक झटके में धराशायी उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ होगा और राजनीति का रंग 2029 तक बिल्कुल अलग होगा। यानी धर्म को लेकर जो लड़ाई और जो हिंदुत्व के आश्रय जिस परसेप्शन का जिक्र होता रहा, वो बिल्कुल नए तरीके से भारत की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा, ये आपको अगर अयोध्या में अब नजर आ रहा है तो इससे पहले बनारस और उज्जैन को भी देख लीजिए, जो एक पर्यटन केंद्र के तौर पर और कमाई के आश्रय इस देश के भीतर का मैसेज भी दे रहे हैं। कमी किसी बात की नहीं, लेकिन मुहर एक ही बात पर चाहिए, सत्ता हमारे पास बरकरार रहे, और वो प्रयोग दिल्ली ही करे, कोई दूसरा नहीं करे, संघ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।